नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा कंप्लीट कोर्स चला रहे हैं हम। और आज एक नए चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, उदारवादी चरण। इससे पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया? कांग्रेस के गठन से पहले होने वाले जो भी महत्वपूर्ण संगठन है, राजनीतिक संगठन, वो चैप्टर पढ़ लिया आपने। उसके कांग्रेस के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया। और साथ ही साथ मैं टेस्ट भी आपका लेता जा रहा हूँ। पहले चैप्टर का टेस्ट हो गया, दूसरा चैप्टर जो कंप्लीट 3 या 4 वीडियो में मैंने कंप्लीट किया है वो भी टेस्ट हो गया। अब ये तीसरा चैप्टर शुरू करते हैं, उदारवादी चरण। आप सभी जानते हैं कि 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, उसके बाद 1905 तक जो ये समय चलता है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का, इसे उदारवादी चरण कहते हैं या प्रथम चरण कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर उदारवादी नेताओं का वर्चस्व अधिक रहा, जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग इंडियन नेशनल मूवमेंट हमारा चल रहा था, तो इसे उदारवादी चरण कहा जा रहा है। इतिहास में हमारे इस इंडियन नेशनल मूवमेंट को हमारे इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा है, 3 चरणों में बांटा है। पहला चरण उदारवादी चरण है, और दूसरा चरण आपका उग्रवादी चरण, और तीसरा चरण गांधीवादी चरण। ये इसके लाभ क्या है, एक तो समझने में आसानी होगी, और दूसरा आप देखेंगे अगर एनालिसिस करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग का लोगों का वर्चस्व, जो नेतृत्व है वो रहा। इस कारण से इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे 1885 से 1905 तक देखेंगे, कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, जो पॉलिसी रखते थे कि अंग्रेजों से काम करवाना है तो प्यार से ही काम करवाया जा सकता है, उनसे उन्हें पत्र लिखते थे, याचिका उनसे करते थे, प्रार्थना करते थे। तो 1885 से 1905 तक उन्हीं के अकॉर्डिंग सब सिस्टम चला, तो इसलिए इस चरण को उदारवादी चरण कहते हैं। उसके बाद लाल, बाल और पाल जैसे नेता आएंगे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और आपके विपिन चंद्र पाल जैसे नेता नेता आएंगे, जो एकदम गर्म दल के नेता थे, उग्र स्वभाव के नेता थे। तो वो चरण उग्रवादी चरण कहलाता है। उग्रवादी, मैं फिर से बता रहा हूँ कि मतलब इसको नेगेटिव ही, मतलब नेगेटिव शब्द ये नहीं है, नेगेटिवली इसको मत सोचिएगा। उग्रवादी चरण मतलब जो गर्म दल के, गर्म स्वभाव के लोग थे, उनको इंडिकेट किया जा रहा है। तो वो चरण उग्रवादी चरण चला कब से कब तक? 1905 से मुख्य तौर पर 1919 तक। और 1919 के बाद गांधी जी का वर्चस्व अधिक हो गया, तो पूरा जो नेशनल मूवमेंट है, गांधी जी उसको लीड कर रहे थे एक तरीके से देखा जाए। जहां देखो गांधी जी का नाम था। तो इसलिए 1919 से 1947 तक का जो चरण है, थर्ड चरण, उसे गांधीवादी चरण कह देते हैं। और ये दूसरा चरण और तीसरा चरण, उग्रवादी चरण और गांधीवादी चरण, याद रखिएगा यहाँ पर क्रांतिकारी भी पिक्चर में आ गए थे। तो इसके पैरेलल में क्रांतिकारी चरण भी चल रहा है। इसके पैरेलल में क्रांतिकारियों की भी गतिविधियां हो रही है, उनका काम करने का अंदाज इनसे बिल्कुल अलग है। तो दूसरा चरण जो है उग्रवादी चरण, उसी के पैरेलल में उसे कह सकते हैं क्रांतिकारी चरण। ठीक है। जब गांधीवादी चरण चल रहा था तब भी क्रांतिकारी भी उसमें अपना काम कर ही रहे थे। ठीक। तो ये है। तो जो उग्रवादी नेता थे, ऐसा नहीं है कि वो हिंसा करते थे, हिंसा नहीं करते थे, वो भी अहिंसावादी थे। और उदारवादी चरण के नेता ये तो अहिंसावादी थे ही, लेकिन जो क्रांतिकारी लोग थे वो हिंसावादी थे। वो देश के लिए एक को क्या, हजारों को मारने के लिए तैयार हो जाते थे, खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाते थे देश के लिए। गोली, बंदूक, बम से वो बातें किया करते थे अंग्रेजों से। ऐसे थे क्रांतिकारी लोग। सबका योगदान है हमारे देश की आज़ादी में, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। तो पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है उदारवादी चरण। पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर जो हमारा आंदोलन है, पेन ले लेते हैं अच्छा सा कोई। हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, इसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला चरण उदारवादी चरण, क्योंकि यहाँ जो नेता थे उदारवादी किस्म के थे, या नरम दल के नेता थे, नरम पंथी के नेता थे। उदारवादी चरण। और दूसरा
उग्रवादी चरण, या पहले चरण को नरमपंथी चरण भी कह देते हैं और दूसरे को गर्मपंथी चरण भी कह देते हैं, और तीसरा जो है आपका गांधीवादी चरण। ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ मैंने, ये देखिए टेलीग्राम जो है करंट अफेयर्स बाय रवि, ये ग्रुप है मेरा पर्सनल, यहाँ पर मैं इसके पीडीएफ अपलोड करता हूँ, ले लीजिएगा। गांधीवादी चरण। टाइम पीरियड को लेकर ज़्यादा ऑफेंडेड मत होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर किताब में आपको दिखेगा कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको 1905 तक मिलेगा, 1885 से 1905 तक। और उग्रवादी चरण जो आपका है ये मुख्य तौर पर 1905 से लेकर ये आपका 1919 तक, कहीं 1917 तक भी हो जाता है, क्योंकि 1917 में ही गांधी जी सक्रिय हो गए थे, लेकिन उनका नाम तो 1919 में हुआ ना, इस कारण से गांधीवादी चरण को 1919 से ज़्यादातर किताबों में जो स्टैंडर्ड किताब है दिया गया है 47 तक। अब मेन नोट करने वाली बात यह है ना कि यहाँ पर देखिए उग्रवादी और गांधीवादी ये जब पैरेलल में चल रहा था तो क्रांतिकारी भी अपना काम कर रहे थे, तो यहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी हो रही, तो कह सकते हैं इसके पैरेलल में क्रांतिकारी चरण भी चल रहा है, ठीक, पैरेलल में। तो आज हमको चर्चा करनी है उदारवादी चरण। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो उदारवादी चरण है, इसमें उदारवादी चरण में नेता कौन कौन थे वो देख लेते हैं, ठीक है। उदारवादी चरण के नेता कौन थे, मतलब आपको बताया मैंने उदारवादी चरण क्यों है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में ये 20 वर्षों के अंदर जो भी वर्चस्व में रहे, जो भी लाइमलाइट में रहे, प्रसिद्ध थे, वो उदारवादी किस्म के नेता थे। वो कौन कौन से नेता थे जिनके कारण ये इस पूरे चरण का नाम ही उदारवादी चरण पड़ गया, ठीक है। इन्हीं के हाथों में सब कमान थी, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। आपने नाम सुना भी होगा, मैं ब्लैक पेन लेता हूँ, आपने नाम सुना भी होगा इनका, कांग्रेस के बारे में पढ़ लिया। तो कांग्रेस के जो 1885 से 1905 तक थे जो अध्यक्ष बने हैं ना, वो सभी के सभी उदारवादी नेता थे, वो सभी के सभी क्या थे, उदारवादी नेता थे। इसमें कुछ प्रमुख नेता जो फेमस हैं उनके बारे में लिख लेते हैं। पहली बात तो दादा भाई नौरोजी का नाम आपको याद ही होगा, दादा भाई। इनके कुछ जो नेता हैं इनके बारे में डिटेल में भी बताऊंगा, जैसे दादा भाई नौरोजी के बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा, नौरोजी, ठीक है। दूसरा आपका फिरोज शाह मेहता, आपने नाम सुना होगा, फिरोज शाह, दूसरे मुस्लिम थे अध्यक्ष बनने वाले कांग्रेस के, फिरोज शाह मेहता। तीसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये वही हैं जो 2 बार आईसीएस अधिकारी रहे थे, 2 बार इन्होंने आईसीएस की परीक्षा निकाली थी, और ये वही हैं कि 1876 में इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। हालांकि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, ये सब पढ़ा दिया मैंने आपको। एसएन बनर्जी कहाँ है, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, समझ जाएंगे आप, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। चौथे पे बदरुद्दीन तैयब जी, बच्चों ये पहले मुस्लिम हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कब बने थे, आपके 1885 में तो आपके पहले डब्ल्यूसी बनर्जी बने थे, कलकत्ता में अधिवेशन, बम्बई में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी बने थे, उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास में अधिवेशन हुआ था, तब ये बने थे, ठीक है, 1887 में बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आपने नाम सुना होगा दिनशा वाचा का, दिनशा वाचा। चार्लू जी का नाम सुना होगा आपने, पी आनंद चार्लू, मद्रास में जब जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बताया था मैंने उसमें इनका नाम आया था ना, मद्रास महाजन सभा, पी आनंद चार्लू, ठीक है। उसके बाद आनंद से याद आया, आनंद मोहन बोस भी आपको याद होगा, आनंद मोहन बोस और एसएन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने ही तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। आनंद
मोहन बोस। तो उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले को तो भूल ही गए हम। गोपाल कृष्ण गोखले, ये उनके राजनीतिक गुरु हैं गांधी जी के। गोपाल कृष्ण गोखले। पढ़ रहे हैं तो बच्चों साथ में एक कॉपी ले लीजिए, आप भी नोट करते रहिए, मज़ा आ जाएगा, सब पढ़ते समय आपको सब याद हो जाएगा। ठीक है। और एम जी रानाडे का नाम सुना आपने? महादेव रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, लिख लीजिए महादेव गोविंद रानाडे। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये इनके गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे, और गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। उसके बाद वी राघवाचारी, जिन्हें विजय राघवाचारी कहते हैं। विजय राघवाचारी। 10 हो गए, इतने बहुत है। एक और लिख लीजिए, शिशिर कुमार घोष। शिशिर, ये क्या हो गया? शिशिर कुमार घोष। ठीक। इंडियन लीग की स्थापना इन्होंने की थी कलकत्ता के अंदर, जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, बताया था आपको। और इन्होंने एक समाचार पत्र भी लिखा था, अगर आपको याद हो, बताया था अमृता बाजार। सब याद है ना जो मैंने बताया था? तो ये 11 नाम याद रखिए, बाकी के तो आपने पढ़ा ही हुआ है कि 1885 से 1905 तक जो भी इंडियंस अध्यक्ष बने थे अंग्रेजों को छोड़कर, वो सब उदारवादी नेता थे। ठीक। तो ये उदारवादी नेता कौन थे पहला, तो ये समझ में आ गया आपको आज के इसमें। उसके नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अभी जो उदारवादी नेताओं के बारे में मैंने बताया ना, इनमें कुछ नेता ऐसे हैं जिनके बारे में डिटेल भी पढ़ना जरूरी है, इनसे इन्फॉर्मेशन भी कुछ लेना जरूरी है। जैसे दादा भाई नौरोजी की बात करते हैं हम। दादा भाई नौरोजी, आई राइटिंग नहीं सही हो रही है। दादा भाई नौरोजी। एक दूसरा पेन ले क्या, ये वाला। चलिए, दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ चीज़ें तो आपको पहले ही पता हो गया है, जो इन्होंने कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की लंदन में स्थापना की थी। ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ऐसे तो ये सब आपने पढ़ लिया है। कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप नहीं जानते हैं, जैसे इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। पहली चीज़ तो ये है। ठीक। और ये दादा भाई नौरोजी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊं, कि जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है निम्न सदन, वैसे ब्रिटेन में निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सबसे पहले सदस्य बनने वाले, चुनाव वहाँ पर जीते थे, सबसे पहले सदस्य बनने वाले ये दादा भाई नौरोजी हैं। हालांकि चुनाव लड़ने वाले तो सबसे पहले WC बनर्जी हैं, लेकिन जीत कर सदस्य बनने वाले सबसे पहले सदस्य इंडियन कौन है? दादा भाई नौरोजी। ये नोट कर लीजिएगा। ये मैं समझ गया क्यों नहीं सही चल रहा है ये पेन। चलिए, अब चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो क्या लिखना है यहाँ पे आपको? हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बनने वाले पहले इंडियन है ये। ठीक है, पहले भारतीय हैं। और इनके बारे में ये भी आपको याद होगा कि 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। कब कब? 1886 में जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, फिर लाहौर में अधिवेशन 1893 में हुआ था, फिर उसके बाद 1906 में अधिवेशन दोबारा कलकत्ता में हुआ, तब 3 बार ये अध्यक्ष रहे थे।
क्या लिखेंगे? 3 बार, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। कब कब मैंने बता भी दिया, इससे पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन हुआ उसमें भी डिटेल में बताया है। ठीक है। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए दी जाती है, जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी थी, मतलब जिसे धन निष्कासन सिद्धांत कहा जाता है, वो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। मतलब कैसे अंग्रेज यहाँ से धन लूट कर ब्रिटेन में भेज रहे हैं, वो सबसे पहले उजागर करने वाले दादा भाई नौरोजी थे। लोगों के नज़र में ये सिस्टम लाने वाले दादा भाई नौरोजी थे। उसके बाद बहुत लोग आ गए जिन्होंने इसके बारे में पूरा बताया, लेकिन सबसे पहले जो उजागर किया था दादा भाई नौरोजी ने किया था कि कैसे इंडिया का जो धन है अंग्रेज यहाँ से डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंग्लैंड में। जैसे देखिए, हमसे टैक्स लिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन उस टैक्स के बदले हमको सुविधाएं, हमको सर्विस तो देती है सरकार, सड़कें हमारे लिए बना रही है, बहुत सारे काम हमारे लिए कर रही है। और उधर अंग्रेज क्या करते थे, हमसे राजस्व तो शुरुआत में ले रहे थे, हमसे टैक्स लेते थे, लेकिन उस टैक्स के बदले हमको कोई सुविधा नहीं देते थे या ना की बराबर सुविधा देते थे। वो सारा पैसा अपने बिजनेस में लगाते थे, उससे और पैसा कमाते थे, और उसका जो बचा हुआ पैसा वो इंग्लैंड भेजते थे। तो इनडायरेक्टली वो क्या करते थे, हमसे लूट कर हमारा पैसा इंग्लैंड भेज रहे थे। वो 1-2 सालों के लिए नहीं चला, ये सैकड़ों सालों तक चला, किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। शुरुआत में 1757 से ही शुरू हो गया था एक तरीके से, जब प्लासी का युद्ध हुआ ना, तो उसके बाद ही उन्होंने बंगाल से ऐसा लूटना शुरू कर दिया। तो 1757 से 1947 तक लगभग 200 सालों तक उन्होंने ये किया है। और सबसे पहले जो बताया इन्होंने, बहुत लेट बताया, वैसे भी 1867 में इन्होंने बताया था। कब बताया था? 1867 में इन्होंने धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो सबसे पहले बताया। उसके बाद इन्होंने 1901 में अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें पूरा डिटेल में इसका वर्णन किया था। तो नोट कर लीजिएगा, धन निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने दिया था। ड्रेन वेल्थ थ्योरी, ठीक है, ड्रेन थ्योरी या ड्रेन वेल्थ थ्योरी, धन निष्कासन लिखेंगे, धन निष्कासन, निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने बताया। मतलब ये धन निष्कासन सिद्धांत मतलब समझ रहे हैं ना, कि इंडिया से अंग्रेज कैसे पैसा उठा उठा कर इंग्लैंड भेज रहे हैं। लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, जागरूक नहीं थे, उनको कुछ सिस्टम समझ नहीं आ रहा था। अब उसके बाद धीरे धीरे जब पढ़े लिखे लोग आए, जागरूक हुए, तब उनको समझ में आ रहा, भाई साहब ये तो बहुत खतरनाक खेल हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने बताया। कब बताया था? 1867 में शुरुआत में बताया, 1867 में, ठीक है, 1867 में। तो इंग्लैंड डेप्ट इंडिया एक पत्रिका थी, उसमें सबसे पहले इन्होंने छपवाया ये ड्रेन वेल्थ थ्योरी। उसके बाद इनकी पुस्तक थी 1901 में, उसमें इन्होंने डिटेल में ये किया। तो सबसे पहले कौन सी पुस्तक, कौन सी पत्र में इन्होंने ये ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी? तो इंग्लैंड डेप्ट इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट इंडिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1901 में, कब? 1901 में एक पुस्तक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये पुस्तक में इन्होंने पूरा डिटेल में वर्णन किया। तो कौन सी पुस्तक थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस पुस्तक में इन्होंने पूरा डिटेल में अच्छे से वर्णन किया, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा एग्जाम में, सबसे पहले किस पुस्तक में इन्होंने ये थ्योरी दी, धन निष्कासन सिद्धांत दिया, तो आप बताएंगे वो पुस्तक 1901 में इन्होंने ही लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। लेकिन ये पूछा जाएगा धन निष्कासन सिद्धांत सबसे पहले इन्होंने कब इसकी वास्तविकता खोली, कब बताया? तो 1867 में ही बता दिया था इन्होंने, एक पत्रिका, समाचार पत्रिका के जरिए। इंग्लैंड डेप्ट इंडिया एक हेडिंग
लिखकर सारा इन्फॉर्मेशन दी थी। लेकिन किस किताब में पहली बार किया, तो ये किताब इनके द्वारा 1901 में लिखी गई थी। ठीक है, उसमें इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कौन सी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन दी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी दी। ठीक, तो उसके बाद अभी मैं आपको बताऊंगा ये भी कि जो दादा भाई नौरोजी, या कहा जाए कि जो उदारवादी चरण के नेता हैं, इनकी उपलब्धियां अगर पूछें आप, इन पे क्वेश्चन उठाया था कि 20 सालों तक इन्होंने किया क्या, तो इनकी जो उपलब्धियां बताऊंगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही काम है कि लोगों तक बताना। उस समय चैलेंज था ये भैया, कि बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगों तक को जागरूक करना कि ऐसे ऐसे पैसा यहाँ से लूट के लेके जाया जा रहा है। तो ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाई इन उदारवादी नेताओं ने। तो इतनी बातें आप दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखिए। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं फिरोज शाह मेहता की बात कर लेते हैं। फिरोज शाह मेहता एक अलग फोल्डर में मैंने पूरा कोर्स रखा हुआ है, देख सकते हैं। फिरोज शाह मेहता की बात करते हैं। ये आपको बताया मैंने इनके बारे में, ये दूसरे मुस्लिम थे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, इनको पता क्या कहा जाता था, इनको शेरे बॉम्बे कहा जाता था, शेरे बॉम्बे, या बॉम्बे का शेर इनको कहा जाता था, बॉम्बे का शेर इनको कहा जाता था। ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1890 में। 1890 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे ये। ठीक, इतनी बातें इनके बारे में बहुत हैं। एक इन्होंने अखबार भी चलाया था, बॉम्बे क्रॉनिकल, आपने नाम सुना होगा। ये अखबार चलाया था इन्होंने, साप्ताहिक अखबार था अंग्रेजी भाषा में। क्या नाम था, बॉम्बे क्रॉनिकल, बॉम्बे क्रॉनिकल। समाचार पत्र चलाया, समाचार पत्र चलाया था, अंग्रेजी भाषा में था, और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे इंग्लिश, इंग्लिश, और साप्ताहिक था, हफ्ते में एक बार ये आता था। ठीक, कब चलाया गया था, ये 1910 में चलाया गया था। हालांकि इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा आपसे, मगर मैंने बता दिया 1910 में चलाया था। अंग्रेजों ने इनको उपाधि भी दी थी, एक नाइट की उपाधि दी थी। क्या उपाधि थी, नाइट की। अंग्रेजों ने इनको नाइट की उपाधि दी थी, नाइट की उपाधि अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों ने दी थी। ठीक है, तो फिरोज शाह मेहता के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। इसका सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात कर लेते हैं, हालांकि उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो बच्चों इनको आप जानते हैं क्या कहता है, राष्ट्र गुरु किसको कहा जाता है, परीक्षा में पूछा जाएगा। तो राष्ट्र गुरु सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है, राष्ट्र गुरु, राष्ट्र गुरु इनको कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, राष्ट्र गुरु। ये आईसीएस परीक्षा इन्होंने निकाली थी, आईसीएस क्वालिफाई हुए थे। आईसीएस परीक्षा कब निकाली थी, 1869 में और 1871 में। 1869 में तो एज गड़बड़ लिख दिया था इन्होंने, जो हिंदू कैलेंडर था उस हिसाब से इन्होंने एज लिखा था, लेकिन मांगा था वहाँ पे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। परीक्षा निकाल दी थी इन्होंने, जब वेरिफिकेशन होता है तब इनको निकाल दिया था। फिर 1871 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, दोबारा से चुने गए। उसके बाद ये 1871 में चुनने के बाद
इनको जॉब भी मिल गई थी, जो एक पोस्ट थी मजिस्ट्रेट की, असिस्टेंट मजिस्ट्रेट की पोस्ट थी। बांग्लादेश में एक जगह है सिलहट, वहाँ पे जॉब कर रहे थे, लेकिन इन पर गलत आरोप लगाकर, नस्लवादी भेदभाव का आरोप लगाकर कि भैया आप इंडियंस के साथ दूसरा व्यवहार कर रहे हैं और जो अंग्रेज हैं उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो इस कारण से इनको पद से हटा दिया गया था। ठीक है, ये तो पद से सिविल सेवा के पद से हटाए जाने वाले कौन से नेता हैं उदारवादी चरण के? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ लिख दें पद से हटा दिया गया, हटाया गया था। ठीक, इतनी बातें याद रखें। और इन्होंने क्या किया था? 1876 में कौन सी पार्टी का गठन किया था? इंडियन एसोसिएशन का, इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था इन्होंने। इनके 1876 है, 1876, किसके साथ मिलकर? जो आनंद मोहन बोस थे उन्होंने और इन्होंने मिलकर एक ऐसी पार्टी बनाई जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, पूरा नाम था, कलकत्ता में ये स्थापित हुई थी। तो इनके बारे में इतनी चीज़ें आप याद रखिए। इन्होंने एक अखबार भी चलाया था, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी द बंगाली उनका नाम है, अखबार का नाम है बंगाली, बंगाली भाषा में था, उसका नाम भी था द बंगाली, द बंगाली नाम से अखबार चलाया। ठीक, ये करंट अफेयर्स बाय रवि, यहाँ पे इसके पीडीएफ ले लीजिएगा, भेज दूंगा मैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब सभी नेताओं के बारे में हो गया, इतने नेताओं के बारे में आप पढ़िए, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है नेताओं के बारे में ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो उदारवादी चरण के जो नेता आपने पढ़ लिए, इनका कार्यशैली क्या था? इनका कार्यशैली, काम करने का क्या तरीका था? इनका एक ही तरीका था काम करने का, ये अंग्रेजों पर विश्वास रखते थे, उनके कानून पर विश्वास रखते थे, उनके द्वारा चलाए गए सिस्टम पर विश्वास रखते थे, और इनकी जो मांगे होती थी, इनको ये विश्वास था कि हमारी मांगे अंग्रेज तभी पूरी कर सकते हैं अगर हम उनको प्यार से पत्र लिखेंगे, याचिका उनसे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब हमारी मांगे पूरी की जा सकती हैं। और अंग्रेज ऐसे हैं कि भैया वो हमारा भला ही चाहते हैं, मगर उनको हमारी प्रॉब्लम समझ नहीं आ पा रही है। अगर हम चिट्ठी के जरिए उनको अपनी प्रॉब्लम बताएंगे तो हमारा ये समाधान कर देंगे, ये इनकी सोच थी। तो 20 सालों तक इन्होंने यही रूल फॉलो किया और हर साल अधिवेशन करते थे, हर साल अधिवेशन करते थे कांग्रेस के। अब हेडिंग डालते हैं उदारवादी चरण के नेताओं की कार्यशैली। उदारवादी चरण के नेताओं की कार्यशैली। आपको क्या बताया मैंने? पत्र लिखकर अपनी मांगे मनवाते थे, नहीं मानते थे अंग्रेज दोबारा पत्र लिखते थे, प्रार्थना करते थे, मगर हड़ताल नहीं करते थे। ये सब कुछ संवैधानिक दायरे में रहकर करते थे, उनका रूल नहीं तोड़ने देते थे, अंग्रेजों का जो रूल बना हुआ उनके खिलाफ नहीं जाते थे ये। ठीक है, जैसे उग्रवादी नेता क्या थे, चक्का जाम कर देंगे, भाई हमारी बात नहीं मानोगे तो चक्का जाम कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, लेकिन ये उस पर विश्वास नहीं रखते थे। ठीक, तो ये क्या करते थे, अपनी मांगों और विचारों को पत्र, याचिका, प्रार्थना के माध्यम से अंग्रेजों के समक्ष रखते थे, अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। ठीक, और ये लोग क्या करते थे, हर वर्ष अधिवेशन करते थे, प्रतिवर्ष
अधिवेशन करते थे, वहाँ चर्चा करते थे कि आगे किस प्रकार का काम करना है, क्या हमें ज़रूरत है, अंग्रेज़ों से क्या डिमांड रखनी है। तो वो इनका काम था अधिवेशन के द्वारा। ठीक। और जनता को जागरूक भी करते थे, जो उनके साथ अन्याय हो रहा है या कोई ऐसी जो पॉलिसी अंग्रेजों के द्वारा लाई गई है जो गलत है, उसके प्रति लोगों को जगाते थे, जागृत करते थे जनता को। जैसे ये जो थ्योरी थी, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, जिसमें ये था कि भैया यहाँ से पैसे लूट के लेके जा रहे हैं अंग्रेज, इस बारे में बातें कर करके फैला फैला के लोगों तक ये बातें पहुंचाते थे, उनको जागरूक करते थे कि ऐसे आपके देश से पैसा लेके जाया जा रहा है, और उनमें राष्ट्र भावना जगाने का प्रयास करते थे। जैसे आपके मेरे मन में देश के प्रति प्यार है ना, लेकिन उस समय ऐसे सिस्टम ही नहीं था। कितने अलग अलग राजा रजवाड़े हैं, तो सबको अपने गांव से ही मतलब होता था, जहां वो रहते थे, उनके जो परिवार जहां रह रहा, उनके लोग रहते हैं, उन्हीं से मतलब था। बाकी देश में जो मर्जी हो, भाड़ में जाए, उससे उनको लेना देना नहीं था। अर्थात राष्ट्र भावना नहीं थी, देश प्रेम भावना नहीं थी। उनको पता नहीं था कि देश कितना है, क्या है। लेकिन धीरे धीरे जब पढ़ लिख गए, तब बताया गया, इनको समझाया गया, तो देश धीरे धीरे राष्ट्र भावना आई कि भैया आपके घर पे, आपके देश पे कब्जा करके बैठे हैं अंग्रेज। तब धीरे धीरे ये प्रोसेस शुरू हुआ आंदोलन का, वही हम अध्ययन कर रहे हैं। तो पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि भैया जागे हम, लेकिन धीरे धीरे जागे। ठीक। अब आपको समझ में आ गया कि उदारवादी नेताओं की कार्यशैली क्या थी। अब उदारवादी नेताओं का उद्देश्य क्या था, उनकी क्या डिमांड्स थी अंग्रेजों से, वो हम देख लेते हैं। क्या डिमांड करते थे और उनका उद्देश्य क्या था। उदारवादी चरण के नेताओं द्वारा रखे गए उद्देश्य या मांग कह सकते हैं। ठीक है, उद्देश्य और मांगे करें और अच्छा रहेगा। चल ही नहीं रहा। गए उद्देश्य और मांगे। ठीक। आपको पढ़ना क्या है, उदारवादी चरण के नेताओं द्वारा रखे गए उद्देश्य और मांगे। ठीक। अंग्रेजों से इनकी क्या मांगे थी, क्या इनके उद्देश्य थे, क्यों गठित किया गया था इनको, तो इन्होंने अपना उद्देश्य स्पष्ट किया। तो सबसे पहले इनका ये उद्देश्य था कि भैया ये कहते थे कि सेना पे जो आप खर्च कर रहे हैं इतना ज़्यादा ना, वो कम कर दीजिए, क्योंकि उसका जो खर्चा है हम ही लोग उठा रहे हैं एक तरीके से। हमसे जो टैक्स लिया जा रहा है, राजस्व लिया जा रहा है, उसी से पैसे दिए जा रहे हैं ना। और अंग्रेज ज़्यादातर थे उस सेना में, बड़ी बड़ी पोस्टों पर। जो इंडियंस थे छोटी छोटी पोस्ट पे थे, जो बड़े पदों पर थे वो अंग्रेज ज़्यादा थे, उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। जो छोटे लेवल पर थे वो इंडियंस थे, लेकिन बहुत कम सैलरी, ना के बराबर उनकी सैलरी थी। तो पहले ये कहा गया कि सेना का खर्च में कमी की जाए। पहले इन्होंने क्या डिमांड रखी, सेना के खर्च में कमी की जाए। सेना के खर्च में कमी की जाए। देखिए, ये शुरुआत में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई ना, उस समय तो बहुत सपोर्टिव थे डफरिन, लॉर्ड डफरिन बहुत सपोर्टिव थे। उनको लग रहा है कि भैया हमारे लिए ही गठित हो रही है, ये हमारा ही काम आसान करेंगे। लेकिन जब ये डिमांड रखने शुरू कर दी अंग्रेजों के सामने इंडियंस ने, उदारवादी चरण के नेताओं ने, तब वो नफरत करने लग गए। तो लॉर्ड डफरिन नफरत करने लग गए। तो इसी कारण से तो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया कांग्रेस तो बहुत छोटी पार्टी है, सूक्ष्मदर्शी पार्टी है, ये छोटे कुछ लोगों को सब रिप्रेजेंट करती है, पूरे भारत की जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये सब। तो सेना के खर्च में कमी की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सेना के जो उच्च पद हैं, जो आपके यहाँ उच्च पद हैं, उन पर इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए। ठीक है, मतलब उच्च पदों पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन हो। ठीक, ये इनकी दूसरी डिमांड थी। उसके बाद इनकी ये डिमांड थी कि जो गवर्नर जनरल हैं
और प्रांतों में गवर्नर है। तो गवर्नर जनरल की एक तो कार्यकारी परिषद होती थी और एक विधायिका होती थी उनकी। वो आगे चलकर बढ़ती गई और उनका सिस्टम भी बढ़ता गया, बाद में वो द्विसदन कर दी गई। तो एक कार्यकारी परिषद थी और एक आपकी विधायिका थी, विधान परिषद आप कह सकते हैं। तो इनकी ये डिमांड थी कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, राज्य लेवल पर भी और प्रांत लेवल मतलब केंद्र लेवल पर भी, गवर्नर जनरल के लेवल पर भी और गवर्नर जो प्रांत में थे उनकी भी, जो विधायिका है उनकी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। और जो गवर्नर जनरल के कार्यकारी थे, कार्यकारी सदस्य हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रखे जाए, मेजोरिटी में इंडियन होने चाहिए, ये इनकी डिमांड थी। क्या डिमांड थी? वायसराय की, वायसराय की कार्यकारी परिषद में मेजोरिटी में इंडियंस हों, मेजोरिटी में इंडियन हों, ये इनकी डिमांड थी। और चौथी हमने आपको बता दिया कि ये चाह रहे थे कि जो केंद्र और राज्य की विधान परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। केंद्र और प्रांत विधान परिषद जिनका काम कानून बनाने का था, विधान परिषद की संख्या बढ़ाई जाए और इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रखा जाए, परिषद की संख्या बढ़ाई जाए, बढ़ाई जाए, ये है। अब इसके अलावा जब बजट होता था, बजट पर इंडियंस को कोई मौका ही नहीं मिल रहा था ज़्यादातर, तो बजट पर कोई नियंत्रण नहीं था। तो ये कहा गया कि बजट पर नियंत्रण हमको दिया जाए, बजट पर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन पूछ सकें, क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकें, उस पर बहस कर सकें। तो ये किया गया, बजट पर नियंत्रण का अधिकार मांगा गया, बजट पर नियंत्रण हो इंडियंस का, ठीक है। इसके अलावा टैक्स कम करने को कहा गया, जो नमक पर टैक्स लगता था बहुत ज़्यादा ना, नमक टैक्स और चीनी पर भी टैक्स लगता था ज़्यादा, उसको कम करने के लिए कहा गया। नमक और चीनी पर टैक्स कम करने के लिए कहा गया, नमक और चीनी पर टैक्स कम क्या, समाप्त करने के लिए कहा गया था, टैक्स पर टैक्स समाप्त करने के लिए कहा गया, समाप्त करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें थी जो गरीब से गरीब जनता भी इसको इस्तेमाल करती थी, इसी कारण से, ठीक है। अब इसके बाद और क्या डिमांड थी, 5-6 तो हो गई हैं। उसके बाद इन कहा गया कि जो भैया आप भू राजस्व ले रहे हैं उसमें कटौती की जाए, भू राजस्व बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है, भू राजस्व ज़मीन से संबंधित, तो वो कम किया जाए, रेवेन्यू, तो भू राजस्व में कमी की जाए। देख लीजिए कि क्या डिमांड थी, कमी की जाए, लेकिन अंग्रेजों ने बहुत कम मानी, बहुत कम मानी, ना के बराबर मानी, इसे खुश नहीं थे। 1892 में जब अंग्रेजों ने कानून पास किया ना, तो कुछ बातें मानी गई थी, जैसे जो विधायिका थी उसमें संख्या थोड़ी सी बढ़ा दी गई, लेकिन कुछ संख्या बढ़ाई गई थी, ठीक है। और कई जगह टैक्स में थोड़ी बहुत कमी ढील दी गई थी, लेकिन इसे संतुष्ट नहीं थे कांग्रेस में। वो कह रहे थे कि हमारी ज़्यादा ज़्यादा बातें नहीं मानी गई, हम संतुष्ट नहीं है 1892 में जो एक्ट आया था। तो ये हो गया, भू राजस्व में कमी की जाए। हाँ, अब सिविल सेवा से संबंधित भी इन्होंने डिमांड की थी कि जो सिविल परीक्षा है, आईसीएस की परीक्षा, वो इंडिया में भी होनी चाहिए। पहले इंग्लैंड में होती थी, इंडिया में भी होनी चाहिए। और उसकी उम्र जो आपने कम कर दी है ना, अधिकतम सीमा 19 कर दी है, उसको बढ़ाकर 23 करनी चाहिए, इन्होंने कहा। आईसीएस की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा इंडिया में भी होनी चाहिए, इंडिया में भी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने कहा कि उम्र जो सीमा है वो भी कम होनी चाहिए, वो सॉरी बढ़ा दी जाए,
जो अधिकतम सीमा है ना, वो पहले 19 वर्ष कर दी गई थी, और बोला गया कि 23 वर्ष कर देनी चाहिए। ठीक, तो आप हो जाएगा, इंडिया में भी होनी चाहिए। यहाँ लिख देता हूँ, और उम्र सीमा सीमा बढ़ाकर 23 होनी चाहिए। ये सब इनकी डिमांड है, होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात। और इन्होंने ये भी कहा कि जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग होनी चाहिए, कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र होनी चाहिए न्यायपालिका, तभी न्यायपालिका अपना स्वतंत्र पूर्वक काम कर पाएगी। तो क्या कहा इन्होंने, ये मिटाऊं पहले, हाँ, इन्होंने कहा न्यायपालिका 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 आपकी कार्यपालिका से, न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होनी चाहिए, जैसे आज हमारे देश में है। ठीक है, तो ये है। ठीक, और जो प्राथमिक शिक्षा है बच्चों को दी जाने वाली है, उसको आप बढ़ावा दीजिए, ताकि लोग पढ़े लिखें, आगे जनरेशन जो है पढ़ी लिखी आए, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा दी जाए। तो ऐसी बहुत सारी मांगे थी जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट थी, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। इतनी बातें आप याद रखिए, तो आप समझ सकते हैं क्या इनकी डिमांड है उस हिसाब से। अब इसके बाद उपलब्धियां देख लेते हैं इनकी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, इनकी क्या उपलब्धियां हैं, इन 20 सालों में क्या इनकी उपलब्धियां हैं जो पढ़ने योग्य हैं। ठीक, इनकी उपलब्धियां, उदारवादी चरण की उपलब्धियां, के नेताओं की उपलब्धियां या की उपलब्धियां। ठीक है, उपलब्धियां। ठीक, सबसे पहले देखिए बच्चों, जितनी भी इनकी डिमांड थी पूरी तो सब नहीं हो पाई, लेकिन कुछ कुछ मान ली गई थी। जैसे सिविल सेवा के लिए बार बार ये कह रहे थे कि भैया एग्ज़ाम का यहाँ कंडक्ट कराओ और उम्र सीमा कम करो, तो इस कारण से एक कमेटी का गठन कर दिया अंग्रेजों ने। कब गठन किया था, उन्होंने 1886 ईस्वी में इसका गठन कर दिया। ठीक है, लोक सेवा आयोग से संबंधित एक कमेटी गठित की गई थी। ये मत समझिएगा कि लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया, मतलब जैसे लोक सेवा आयोग जो परीक्षा करवाती है उसका गठन भारत में तो 1924 में हुआ था। नहीं नहीं, एक कमेटी गठित की गई थी। ठीक है, चार्ल्स एचिसन का नाम याद रखिए, चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक लोक सेवा आयोग कमेटी गठित की गई थी, जिसको काम दिया गया था कि आप चेक कीजिए कि क्या परीक्षा इंडिया में होनी चाहिए, क्या उम्र सीमा कम करनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1 साल के बाद, तो उन्होंने कहा कि भैया इंग्लैंड में परीक्षा होनी चाहिए, इंडिया में नहीं होनी चाहिए, और उम्र सीमा हम बढ़ा सकते हैं, 23 कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ उपलब्धियों में, ब्लैक पेन लेते हैं भैया। 1886 में अंग्रेजों ने क्या किया, लोक सेवा आयोग से संबंधित आयोग कमेटी गठित की। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में, चार्ल्स एचिसन, चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता। ठीक है, चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में लोक सेवा आयोग एक कमेटी का गठन किया गया। तो ये उपलब्धता है। और 1892 का कानून आया, इसमें पूरी तरीके से डिमांड तो नहीं मांगी गई, लेकिन कुछ डिमांड मान ली गई। जैसे विधायिका में संख्या में बढ़ा दिया गया, जो आपके कार्यकारी परिषद था वायसराय का, उसमें इंडियंस की संख्या कुछ बढ़ाई गई। ठीक है, तो कुछ कुछ डिमांडें मानी गई। तो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम आया। ठीक है, और इसमें कुछ बातें
मान ली गई। ठीक। और इनका ये उपलब्धि है बच्चों कि लोगों को जागरूक किया कि अंग्रेज किस प्रकार से शोषण कर रहे हैं, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी। आर्थिक तौर पर कैसे? यहाँ से जो पैसे ले लेकर वो विदेश भेज रहे हैं, यहाँ से पूरा खजाना ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक है। जो थ्योरी थी ड्रेन वेल्थ थ्योरी, इसको पूरा जागरूक, इसे पूरा प्रचार किया। जनता को अंग्रेजों के, अंग्रेज है ये, अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव के प्रति लोगों को जागरूक किया। जनता को अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव, अंग्रेजों के शोषणकारी जो स्वभाव है उसको उजागर किया, लिख सकते हैं, स्वभाव को उजागर किया। नोट्स बहुत मस्त बन जाएंगे आपके। उजागर किया, जनता को अंग्रेजों के शोषणकारी स्वभाव को उजागर किया, मतलब समझ रहे हैं ना मीनिंग इसका। जनता के को ये उजागर किया कि भैया किस प्रकार से अंग्रेज शोषण कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। और लोगों में धर्मनिरपेक्षता लेकर आए, उनमें एकता बनाकर, एकता लाए कि भैया धर्म के नाम पर हमको अलग नहीं रहना है, हम सब एक ही हैं। जाति के आधार पर जो भेदभाव है वो कम करने का प्रयास किया, लोगों में राष्ट्रवाद जगाने का प्रयास किया। ये सब चीज़ें इन्होंने की है। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आवाज़ उठाई कि भैया जो यहाँ से पैसे लेके जा रहे हो, ड्रेन वेल्थ थ्योरी, लोगों को भी बताया और अंग्रेजों को भी बार बार कहा कि भैया इतना इतना लूट के लेके जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। तो बार बार जब डिमांड हो रही थी तो वेल्वी आयोग का गठन कर दिया गया 1895 में। उसका काम ये था कि क्या सच में यहाँ से पैसा जो है इंडिया से इंग्लैंड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भेजा जा रहा है, क्या जो ड्रेन वेल्थ थ्योरी है वो सही है। वो इंडियंस को बहकाने के लिए वेल्वी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। 1895 में वेल्वी आयोग, वेल्वी आयोग, लॉर्ड वेल्वी की अध्यक्षता में वेल्वी आयोग का गठन हुआ। जो भारत में खर्चा हो रहा था, भारत के पैसा का खर्चा गलत हो रहा था, इंग्लैंड में भेजा जा रहा था, उसको चेक करने के लिए, उस पर जांच करने के लिए वेल्वी आयोग का गठन किया गया। ठीक है। तो ये है इनकी उपलब्धियां। कुछ खास उपलब्धि नहीं थी 20 सालों में, लेकिन उस समय की जो सिचुएशन थी ना बच्चों, बड़े बड़े इतिहासकार बताते हैं कि इनका जो है आलोचना तो बहुत होती है, लेकिन उस समय जो सिचुएशन थी, शायद ये लोग जो कर रहे थे वो ठीक था। अगर इससे ज़्यादा भी ये कुछ करते, थोड़ा बहुत भी हवा में उड़ने का प्रयास करते, तो शायद इनको कुचल दिया जाता, क्योंकि उतने मजबूत उस समय नहीं थे। अभी तो इनिशियल स्टेज है, उतनी मजबूती नहीं आई, तो क्या पता अंग्रेजों के द्वारा इनको कुचला जा सकता था। तो इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि जो उस समय इन्होंने किया वो एक तरीके से सही किया, देश हित में किया, इससे ज़्यादा ये कर भी नहीं पाते। लेकिन इनकी आलोचना बहुत होती है, इनकी आलोचना होती है। उदारवादी चरण की आलोचना, उदारवादी चरण की आलोचना। ठीक है। मतलब इनकी ये आलोचना होती है कि जो इन्होंने अपनी मांगे रखी है ना, उसका कभी दायरा बढ़ाया ही नहीं। वे छोटी छोटी मांगे रख रहे हैं, छोटी छोटी मांगे रख रहे हैं, और बड़ी इन्होंने मांग कोई की नहीं। ठीक है। अपनी जो मांग का दायरा बढ़ाया नहीं, और ज़्यादा लोगों को अपने साथ नहीं जोड़ पाए। इनके साथ कुछ लोग जुड़े थे, वो भी बहुत जो पढ़े लिखे थे वही लोग जुड़े थे, आम जनता इनके साथ नहीं जुड़ पाई थी। तो ये इनकी आलोचना इस प्रकार से होती है कि केवल शिक्षित वर्ग ही इनके साथ जुड़ा, आम जनता जो मेन जनता थी इंडिया की, वो लोग तो इनके साथ जुड़े ही नहीं, कुछ वर्ग ही इनके साथ जुड़ पाया। और इन्होंने भिक्षावृत्ति और मांगने वाली राजनीति की, और ये उनकी जो रूल थे, उनके कानून पर विश्वास रखते थे, क्योंकि इतने पढ़े लिखे ये लोग थे। और इनको जो पश्चिमी कानून, जो पश्चिमी सभ्यता थी उसमें ये घुल गए थे, वो सब अच्छा लग रहा था इनको।
इनको खुद स्वतंत्र होने की उस समय कोई इच्छा नहीं थी। ये चाहते थे कि हम पे अंग्रेज ही शासन करें, लेकिन हमको सारे अधिकार दे दें। ठीक है, तो कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। अपनी मांगों का दायरा, अपनी मांगों का दायरा बढ़ाने में विफल रहे, दायरा बढ़ाने में विफल रहे। ठीक है, और जनता की भागीदारी नहीं पा पाए, जनता का सपोर्ट नहीं इनको मिल पाया, आम जनता का सपोर्ट नहीं प्राप्त कर सके, या लिख सकते हैं केवल शिक्षित वर्ग ही इनसे जुड़ पाया। ठीक, तो ये है बच्चों इनकी आलोचना। हाँ, और ये भी कि भिक्षावृत्ति, या कहा जाए कि याचिका वाली इन्होंने राजनीति की, या याचिका पद्धति वाली, याचिका पद्धति वाली राजनीति की इन्होंने। ठीक है, इन्होंने भिक्षा वृत्ति या याचिका वाली, इन्होंने याचिका पद्धति वाली राजनीति की। पेन काहे नहीं चल रहा है, पेन में दिक्कत हो गया बच्चों, पेन धोखा दे दिया, बटन दबा हुआ गया। ये जब मैं आ रहा हूँ तो रबड़ आ रहा। याचिका पद्धति वाली राजनीति की इन्होंने। ठीक है, तो ये इनकी आलोचना होती है बच्चों। तो ये आपका 1885 से 1905 तक ये था आपका उदारवादी चरण। ठीक है, उदारवादी चरण। तो इतनी बातें आप याद रख लीजिए, लेकिन एक नोट बना के भी हम लिख सकते हैं कि भले इनकी आलोचना होती है, लेकिन इनके इस काम के कारण हमको एक दिशा मिल गई, हमको एक दिशा मिल गई कि लोगों में राष्ट्र भावना जाग गई हैं, और एक साथ उनमें एकता वाली बात आने लग गई। तो आगे जो आपके नेशनल मूवमेंट होने वाला था उसमें इसने बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, इसने बड़ा योगदान दिया, लोगों में राष्ट्र भावना और पूरा इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच गया कि भैया इस प्रकार से हमारा शोषण हो रहा है, इस प्रकार से हमारे पैसे यहाँ से हमको लूट कर लेके जाया जा रहा है। तो लोगों को जागरूक करने का इन्होंने कुछ ना कुछ प्रयास किया है। तो इनके काम को भी हम नकार नहीं सकते हैं, इनके काम को भी हम नकार नहीं सकते। उस समय सिचुएशन ऐसी थी कि जो ब्रिटेन वाले थे, अंग्रेज थे, वो आक्रामक थे, तो इससे ज़्यादा भी ये करते तो इनको कुचल दिया जाता। ठीक, तो इसके बाद हम दूसरा चरण जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपका बहुत बड़ा चरण है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, उग्रवादी चरण। ठीक है, उसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरुआत में आएगा, 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।